हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी विद यू का 38 एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड्स भी देख लीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में सियो जानबूझ के मिया के सामने अपनी एंगेजमेंट की ड्रेस पहनकर आती है ताकि मिया को बहुत ज्यादा जलन हो, बट मिया उससे ज्यादा बात नहीं करती है और वो सियो को उसका सूटकेस और ओया का दिया हुआ नेकलेस देखकर वापस से चली जाती है। कुछ ही देर में ली तो दूरन के साथ डिनर करने के लिए जाता है, जहाँ पर दूरन को ऐसा लगता है कि ली तो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसे पसंद करता है और वो उसे बहुत ही जल्द प्रपोज करने वाला है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद ली तो दूरन से कहता है कि मिया मेरे साथ कुछ दिन से बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है। पहले वो मेरे साथ यूएसए आने के लिए राजी हो गई थी, उसके बाद अचानक से उसने मना कर दिया और यही नहीं, अचानक से वो मुझे मेरे सारे पैसे लौटाने के लिए भी बोल रही है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें पता है कि उसे क्या हुआ है? तो दूरन उससे बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, बट आई थिंक वो तुम्हें पसंद नहीं करती है इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। तो लीतो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई रीजन है क्योंकि मिया मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्राई कर रही थी, बट अचानक से उसे ऐसा क्या होगा कि वो मुझसे दूर दूर रहने लग गई। प्लीज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे बिल्कुल सच बताना, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ये बात सुनने के बाद दूरन काफी शॉक हो जाती है और लीतो से कहती है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जब से पहली बार मैंने तुम्हें थाईलैंड में देखा था तभी से मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लग गई थी। ये सब सुनकर लीदो उससे बोलता है कि इस सब के बारे में तुम्हारे दोस्त को पता है? फिर दूरन कहती है कि हाँ। उसके बाद लीदो बोलता है कि अब मैं समझ गया कि मिया मुझसे दूर दूर क्यों रह रही है। तुम्हारे दोस्त ने मिया को सब कुछ बता दिया है, इसीलिए वो तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती है, तभी वो मुझसे दूर रह रही है। जब मिया मुझसे मिलने के लिए आई थी वो मुझसे लगातार कहने पे लग रखी थी कि मैं उसकी बहन का ख्याल रखूं। मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं मिया से सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसके अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। अगर मिया किसी और लड़के से शादी कर भी लेगी तभी भी मेरे दिल में बस मिया ही रहेगी क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ बट मैं तुम्हें झूठी होप नहीं दूंगा क्योंकि मेरे दिल में अभी भी बस मिया ही है और मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ। और ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से चला जाता है। लीदो की बात सुनकर दोरन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अपनी एंगेजमेंट की ड्रेस लेने के बाद सियो ओयांग के पास जाती है और उससे बोलती है कि मेरी एंगेजमेंट की ड्रेस तुम्हें कैसे लगी? तो ओयांग कहता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट की ड्रेस तो बहुत अच्छी थी लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुम ड्रेस लेने के लिए अकेली गई थी या तुम्हारे साथ कोई और भी गया था? तो सियो उससे बोलती है कि मैं अकेले गई थी, अगली बार तुम भी मेरे साथ आओगी। ओयांग ये सारी बातें सियो से इसलिए पूछता है क्योंकि जब सियो ने उसे फोटो दी थी तो उसने मिरर पे मिया को भी देखा था और मिया को देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि मिया भी सियो के साथ थी, लेकिन जैसे ही सियो इस बात से डिनाई करती है तो ओयांग उससे और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। दूसरी तरफ चैन से किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है ताकि वो उसे जॉब पर रख ले, लेकिन उनको चैन की सच्चाई पता चल जाती है जिसके कारण वो वहाँ पर से भी चैन को रिजेक्ट कर देते हैं। चैन से उनसे कई बार बोलता है कि वो उनकी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए 100% मेहनत करेगा, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं सुनते। इन सारी परेशानियों को देखकर चैन से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और पूरी रात भर बस दारू ही पीता रहता है। उसके बाद वो सोचता है कि जिस लड़की की वजह से उसके साथ ये सारी चीजें हो रही है अब वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर में वो नशे में ओरे को मैसेज करता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, अब देखना मैं तुम्हें बिल्कुल खुश नहीं रहने दूंगा और जिस तरीके से मैं आज फील कर रहा हूँ उसी तरीके से तुम भी फील करो, देखना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही ओरे ये मैसेज देखती है तो वो चैन की बातों को सीरियसली नहीं लेती है। दूसरी तरफ मिया अपने स्टॉल में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं। मिया अपने पापा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है तो उसके पापा उससे बोलते हैं कि कल वो सभी उसकी मॉम की ग्रेव पे जाएंगे इसलिए उसको भी वहाँ पर आना होगा। ये सारी बातें सुनकर मिया उनके साथ आने के लिए हाँ बोल देती है और उसके बाद अपने डैड से पूछती है कि आपने खाना खा लिया? तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि नहीं मैंने भी खाना नहीं खाया। तो मिया उन्हें अपने स्टॉल में बैठाती है और उनके लिए खाना मंगवाती है। उसके बाद मिया अपने डैड से कहती है कि डैड अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या ओयांग सच में मेरा भाई है? तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि हाँ ओयांग तुम्हारा ही भाई है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ओयांग और तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, मेरी वजह से तुम दोनों की ही लाइफ बर्बाद हो चुकी है। बट मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरी वजह से तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, बट मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम्हें जब भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझसे हेल्प मांग सकती हो, मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगा। दूसरी तरफ लीदो से रिजेक्ट होने के बाद दोरन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है इसलिए वो बार में जाकर बहुत ज्यादा दारू पीने लग जाती है और लीदो की ये कही हुई बातों को बार बार याद कर रही होती है। तभी उसके सामने 3 लड़के आ जाते हैं जो कि उसे परेशान करने लग जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो, इस तरीके से इतने ज्यादा अल्कोहल मत पियो, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारा साथ देंगे। उन लड़कों की ये सारी बातें सुनकर दोरन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उन लड़कों को बहुत ज्यादा मारने लग जाती है। थोड़ी ही देर में उनमें से एक लड़का दोरन को मारने के लिए एक चाकू लेकर आ जाता है। तभी वहाँ पर दोरन का फ्रेंड आ जाता है और वो उस लड़के के हाथ पे चाकू देख लेता है।
जिसके बाद वो चिल्ला चिल्लाकर दोरन को ये सारी चीजें बताने लग जाता है। थोड़ी ही देर में दोरन सेफली वहाँ पर से हट जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि दोरन को और उसके फ्रेंड को और उन तीनों लड़कों को जेल में लेकर चली जाती है। थोड़ी देर में दोरन बहुत ज्यादा थक जाती है, इसलिए वो अपने दोस्त की गोद में ही सो जाती है। उसके बाद उसका दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर से बोलता है कि सर इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, वो तीनों लड़के आकर इसे परेशान कर रहे थे, ये तो बेचारी है, इसने तो कुछ किया भी नहीं है। ये सारी बातें सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर उससे बोलते हैं कि ये बेचारी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसने उन तीनों लड़कों को मारा है ना, उस तरीके से तो कोई लड़का भी नहीं मार सकता है। वैसे तुम हमें मत बताओ कि ये बेचारी है या नहीं है, क्योंकि हम जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन बेचारा है। फिलहाल के लिए तो तुम दोनों यहीं जेल पर ही रहो। थोड़ी ही देर में जैसे ही दोरन उठती है तो वो अपने दोस्त से बोलती है कि क्या तुम मियाँ से मिलने के लिए गए थे। तो उसका दोस्त उसे झूठ बोलता है और उससे बोलता है कि मियाँ को मुझसे क्या लेने देना है, मैं उससे मिलने के लिए क्यों जाऊंगा। तो दोरन उससे बोलती है कि मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है, अगर तुमने मुझसे और झूठ बोला ना तो आज के बाद मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। तो फिर दोरन का दोस्त उसे बोलता है कि हाँ मैं मियाँ के पास गया था और मैंने उसे सारी सच्चाई बता भी दी थी, मैं नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तुम और ज्यादा अपसेट हो, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। अपनी दोस्त की बातें सुनकर दोरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें उसके सामने जाकर सबको सच्चाई बोलने की क्या जरूरत थी, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं खुश तो नहीं हुई हूँ बल्कि बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो प्यार के लिए भीख मांगूंगी, लेकिन तुम मेरे प्यार के लिए मियाँ के सामने भीख मांगने के लिए चले गए। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? लीडो मेरे बारे में कितना ज्यादा बुरा सोच रहा होगा, तुमको ये सब करने के लिए आखिरकार कहा किसने था, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। दोरन की बातें सुनकर उसके दोस्त को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो उससे माफी मांगता है और उससे बोलता है कि मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज तुम मुझे इस टाइम माफ कर दो बस। दूसरी तरफ ओरे की माँ ओयांग के डैड के सामने जाती है और उनसे बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, आज तक मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, लेकिन अब मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आपने मेरी और मेरी बेटी की कितना ज्यादा ख्याल रखा है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे और हमारी फैमिली बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग चलेगी, जैसा कि आप चाहते थे कि हमारी फैमिली बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली हो, वैसे ही हमारी फैमिली होगी। ओरे की मॉम की बातें सुनकर ओयांग के डैड को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो उससे बोलते हैं कि आई होप कि मैं बहुत ही जल्द ठीक हो जाऊं, ताकि हमारी फैमिली को एक हैप्पी फैमिली बनते हुए मैं देख सकूं। नेक्स्ट डे जब ओयांग और उसकी फैमिली मियाँ की मॉम के फनल में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तभी ओरे उनको आकर बताती है कि दोरन और उसका दोस्त रात से ही घर पर नहीं आए हैं। ये सारी बातें सुनकर उनको काफी ज्यादा फिक्र होने लग जाती है और उनके डैड उनसे बोलते हैं कि पहले तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद हम उनको ढूंढने के लिए जाएंगे। कुछ ही देर में वो सभी मियाँ के मॉम के फनल में चल जाते हैं। तभी वहाँ पर मियाँ भी आती है और वो अपने डैड से कहती है कि दोरन यहाँ पर नहीं आया। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि दोरन ने उनसे कहा था कि वो यहाँ पर आएगी, लेकिन सुबह से ही वो उन्हें दिखी नहीं है, बट तुम यहाँ पर आ गई हो ना, तुम्हारी मॉम तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई होगी। ऐसे ही कहने के बाद वो सभी मियाँ की मॉम की ग्रेव पे फ्लावर चढ़ाते हैं। थोड़ी ही देर में ओरे की मॉम ओरे और ओयांग से कहते हैं कि अब तुम इन दोनों को साथ में बात करने दो, हम यहाँ पर से चले जाते हैं। और ऐसे ही कहकर वो तीनों वहाँ पर से चले जाते हैं। उनके वहाँ पर से जाने के बाद ओयांग के डैड जोर जोर से रोने लग जाते हैं और मियाँ की मॉम के ग्रेव के सामने जाकर उनसे कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। मैं अपनी लाइफ में बस हमेशा पैसों के ही पीछे भागता रहा हूँ, जिसके कारण मैंने तुम्हें खो दिया। लेकिन आज मुझे रियलाइज होता है कि पैसा तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी फैमिली। मुझे मेरी दोनों बेटियां तो मिल गई है, काश तुम भी मेरे साथ होती तो आज हमारी फैमिली बहुत ही अच्छी होती। मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारी बेटियों के साथ जो कुछ भी किया है उस सब के लिए आई होप कि बहुत ही जल्द मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर तो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, लेकिन ऊपर आकर मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड तो कर सकता हूँ। सच में मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट होता है जब भी मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों के बारे में सोचता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा मैं तुम्हारी बेटियों के साथ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा और उनका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। दूसरी तरफ वे अपने भैया के पास जाती है और उनसे बोलती है कि भैया मैं कैसे लग रही हूँ, आखिरकार पहला दिन है मेरी जॉब पे काम करने के लिए। आई होप कि मैं आपसे सीख कर आपकी तरह एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बन जाऊँ। ये सारी बातें सुनकर लीडो उससे बोलता है कि तुम हमेशा की तरह बहुत ज्यादा प्यारा ही लग रही हो और मैं भी बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरी ही तरह एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बन जाओ, जो कि तुम डिजर्व भी करती हो। ये सारी बातें सुनने के बाद वे अपने भैया से बोलती है कि भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन आज आप इतना ज्यादा उदास क्यों लग रहे हो? किसी ने आपको कुछ कहा है क्या? आप मुझे बताओ, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो लीडो उससे बोलता है कि मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, तुम रिलैक्स हो जाओ। पर मैं थोड़ा सा उदास इसलिए हो रखा हूँ क्योंकि मियाँ आज अपनी मॉम के फनल में गई थी, जहाँ पर उसने मुझे पहले आने के लिए कहा था, लेकिन जब वो आज गई तो उसने मेरा कॉल भी नहीं उठाया और ना ही मुझे कॉल बैक किया। मियाँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अपने भाई की ये सारी बातें सुनने के बाद वे अपने भाई से बोलती है कि भैया मुझे आपको एक बात बतानी है। आपको पता है दोरन आपको पसंद करती है और मियाँ को ये सारी बातें पता है, इसलिए वो आपसे दूर दूर भाग रही है। फिर लीडो से बोलता है कि मुझे पता है कि दोरन मुझे पसंद करती है और यही नहीं, मैं तो दोरन से इस बारे में बात करने के लिए मिला भी था। मैंने तो उसे साफ साफ बता दिया कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, बल्कि मैं अभी भी मियाँ को ही बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मेरे दिल में मियाँ के अलावा कोई और लड़की कभी आ ही नहीं सकती है। आई होप कि दोरन ये सारी बातें समझ गई हो और वो मियाँ को भी समझाए कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ।
फिर वे अपने भाई से बोलती है कि भैया आपने उसे डायरेक्टली कह दिया, आपने बिल्कुल ठीक किया। अब आप कुछ भी करके मिया के साथ किसी न किसी तरीके से यूएसए चले ही जाना, क्या पता उसके साथ टाइम स्पेंड कर वो आपको पसंद करने लगे। ये सारी बातें सुनकर ली तो उससे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं किसी न किसी तरीके से उसके साथ यूएसए तो जाकर ही रहूंगा, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना, जब मैं यूएसए पे होऊंगा तो तुम्हें इस पूरे बिजनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझको पता है कि तुम यहाँ पर सब कुछ संभाल लोगे क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लड़की हो। अपने भाई की बात सुनकर वे उनसे बोलती है कि आपने बिल्कुल सही कहा भैया, बस आप वहाँ जाकर मिया को मेरी भाभी बनाने की प्लानिंग कर देना और उसको कन्विंस कर लेना कि वो आपसे शादी कर ले, बाकी यहाँ सब कुछ तो मैं ही संभाल लूंगी। थोड़े ही देर में ली दो मिया से मिलता है और उससे बोलता है कि मिया तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे इतना ज्यादा इग्नोर क्यों मार रही हो, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। पहले तुमने मुझे तुम्हारे साथ यूएसए आने के लिए मना कर दिया, उसके बाद आज तुमने मुझे अपनी मॉम की ग्रेव पे जाने के लिए बुलाया भी नहीं। मुझको पता है कि तुम्हें पता चल गया है कि दूरन मुझे पसंद करती है, बट दूरन अब कोई बच्चे नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। और तो और तुम चाहती हो कि मैं दूरन के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ वो इंसान कोई और नहीं है बल्कि तुम ही हो। भले ही तुम और दूरन एक जैसे दिखते हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, दूरन को नहीं। तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि जो फीलिंग मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही फीलिंग मैं दूरन के लिए भी लेकर आऊँ, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं ये तो नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी, लेकिन मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि चाहे तुम किसी से भी शादी कर लो, मेरे दिल में बस हमेशा तुम ही रहोगी। तुमको दूरन को समझाना चाहिए कि वो उस लड़के को पसंद करे जो लड़का उसे पसंद करता है, और मेरे लिए दूरन बस तुम्हारी बहन है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। लीदो की बातें सुनने के बाद मिया उनसे माफी मांगती है और उनसे कहती है कि आज तक आपने मेरे जो कुछ भी किया मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और सच में मेरे टफ टाइम में आज तक हमेशा आपने और आपकी बहन ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। मैं आप दोनों को बुरा कभी भी नहीं चाहती हूँ, मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं है, इसीलिए मैं आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हूँ। आई होप कि आप मेरी बातों को समझेंगे। थोड़ी देर में ओयांग अपने रूम में अकेला बैठा होता है, तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम आज अब तक सोए नहीं हो। तो ओयांग अपने डैड से बोलता है कि डैड मैं तो बस ऐसे ही बैठ रखा था, आप बताओ आपको क्या दूरन की टेंशन हो रही है। आप टेंशन मत लीजिए, वो इधर ही कहीं घूमने के लिए गई होगी, वैसे भी वो कितने टाइम बाद थाईलैंड से चाइना आई है। ओयांग की बातें सुनकर उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन मुझे अभी दूरन की चिंता नहीं हो रही है बल्कि तुम्हारी चिंता हो रही है। अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो तो तुम मुझे बता दो, मैं सीयू के घर वालों से जाकर बात कर लूंगा, बट मैं तुम्हें इस तरीके से तुम्हारी लाइफ बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि किसी ऐसे इंसान से शादी करना जिसे तुम पसंद भी नहीं करते हो और उसके साथ रहना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब तुम मुझे और तुम्हारे मॉम को ही देख लो, हमेशा हमारे बीच में कभी न कभी कुछ तो कुछ बात पे झगड़ा होता ही रहता है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, बट फाइनली वो उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो बहुत ही अच्छा अपना 100% दे रही है मुझसे अच्छे से बात करने के लिए, और वो अब मेरी बहुत ही अच्छी तरीके से केयर भी करती है। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मेरे साथ हुआ उस तरीके से तुम्हारे साथ भी हो, इसीलिए तुम उसी इंसान से शादी करना जिसे तुम पसंद करते हो। अपने डैड की बातें सुनने के बाद ओयांग उनसे बोलता है कि डैड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं सच में सीयू को पसंद तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उससे प्यार करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि कभी कभी लाइफ हमें वो चीजें नहीं देती है जो हमें चाहिए होती है, बल्कि वो हमें वो चीजें देती है जो हमारी लाइफ के लिए सूटेबल होती है। और मुझे पता है कि भगवान ने हमारे साथ ये सब किया है तो इसके पीछे पक्का कुछ अच्छा भी छुपा ही होगा। और वैसे भी सीयू एक बहुत अच्छी लड़की है और वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है। अभी मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन क्या पता कुछ टाइम बाद सिचुएशन चेंज हो जाए और मैं भी उससे प्यार करने लगूं। मुझे पता है कि कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ओयांग की बातें सुनकर उसका डैड उससे बोलता है कि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड है जो तुम मेरे बेटे हो, सच में तुम पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो और भी ज्यादा समझदार हो गए हो। दूसरी तरफ दूरन का दोस्त उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि प्लीज तुम मुझे बस माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। अब और कितने टाइम तक हमें इस तरीके से जेल पे रहना पड़ेगा, तुम जल्दी से अपने पापा को कॉल करो और उनको पैसे लेकर आने के लिए कहो, जैसे ही वो पुलिस इंस्पेक्टर को पैसे देंगे तो वो हमें इस जेल से छोड़ देंगे। प्लीज तुम मेरी बात मान लो, वैसे भी तुम्हारी मॉम की फर्नल में आज हमें जाना है। ये सारी बातें सुनने के बाद दूरन उससे बोलती है कि मैं अपने डैड को इन सब चीजों पे इन्वॉल्व क्यों करूं और वो पैसे क्यों लेकर आएंगे, मेरी इस सब में कोई गलती नहीं है। उन तीनों लड़कों ने पहले आकर मुझे परेशान किया था, उसके बाद मैंने उनको मारा, गलती उन तीनों की है, मेरी नहीं है, इसलिए मैं अपने डैड को कॉल भी नहीं करूंगी और उनको यहाँ पर बुलाऊंगी भी नहीं। तो फिर उसका दोस्त उससे बोलता है कि अगर तुम अपने डैड को नहीं बुलाओगी ना तो ये हमें जिंदगी भर यहाँ जेल पर ही रखेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों में गलती तुम्हारी है। मैंने इनको कल बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मेरी बात बिल्कुल मानी ही नहीं। अब और कितने दिन तक हम इस तरीके से जेल में रहेंगे, प्लीज तुम जल्दी से अपने डैड को कॉल करो, उनको बुलाओ ना, वो हमें छुड़वा देंगे यहाँ से। जब वो इस तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाते हैं और इंस्पेक्टर उन दोनों को वहाँ पर से लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर दूरन से कहते हैं कि तुम्हारे डैड बाहर पर तुम दोनों का वेट कर रहे हैं, तुम यहाँ पर से जा सकते हो। ये बात सुनकर दूरन का दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर से वो दोनों ही चले जाते हैं।
थोड़ी ही देर में ओयांग अपने एंगेजमेंट के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसको सीयू से एंगेजमेंट करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। इसलिए वो सोच रहा होता है कि जो ये कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है या गलत कर रहा है, कहीं उसका इतना क्विक फैसला उसकी पूरी लाइफ बर्बाद ना कर दे। थोड़ी ही देर में दुल्हन अपने डैड से माफी मांगती है और उनसे कहती है कि डैड, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो तीनों लड़के आकर पहले मुझसे पंगा ले रहे थे, अगर वो मुझसे इस तरीके से पंगा लेंगे तो मैं उनको मारूंगी ही ना। फिर ओयांग के डैड उससे बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा है, बट तुमने उन लड़कों को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो तुमसे पंगा ले रहे थे या फिर कोई और भी बात है। देखो, तुम मुझसे अब कोई भी बात छुपाओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारा डैड हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम लीडो को पसंद करती हो। तुम्हें अब हमसे कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि मैं और मेरी पूरी फैमिली तुम्हारी भी फैमिली है। तुम्हें कोई तकलीफ होगी तो वो तकलीफ हमें भी होगी, अगर तुम्हें किसी बात की खुशी होगी तो वो खुशी हमें भी होगी। इसीलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद कभी भी ऐसी कोई चीज होगी तो तुम हमसे कभी भी नहीं छुपाओगी। तुमको पता है 2 दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था, जब फाइनली मुझे पता चला कि तुम पुलिस स्टेशन में हो तब जाकर मेरे दिल को चैन आया। आई होप कि तुम आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करोगी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अपने डैड की बातें सुनकर दोनों उनसे बोलती है कि डैड, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी और आपसे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगी, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो ओयांग के डैड उससे बोलते हैं कि आज ओयांग की एंगेजमेंट है सीयू के साथ, इसीलिए वो डायरेक्टली वहीं पर ही जाएंगे जहाँ पर उन दोनों की एंगेजमेंट हो रही है। ये सब सुनकर दोनों अपने डैड से बोलती है कि डैड, आप अकेले ही जा लीजिए, मेरा आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, वैसे ही मैं जेल में ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ। ये सारी बात सुनकर उसके डैड उससे बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम एंगेजमेंट में क्यों नहीं आना चाहती हो, तुम्हें लगता है कि वहाँ पर लीडो भी आया होगा इसलिए तुम वहाँ पर नहीं आना चाहती हो ना। देखो, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि तुम हमेशा उसी इंसान से प्यार करना जो इंसान तुम्हें प्यार करता है, बट लीडो के दिल में तुम्हारे कोई फीलिंग नहीं है, तो तुम्हें उसके पीछे इस तरीके से जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाय द वे, तुम कब तक उससे इस तरीके से छुपती रहोगी? उसकी वजह से तुम जीना थोड़ी छोड़ सकती हो ना। मैं मानता हूँ कि तुम उसे पसंद करती थी, लेकिन अब उससे इस तरीके से अवॉइड करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए और उसे अपना एक बहुत अच्छा दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि लीडो को मैं जानता हूँ, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। जब वो दोनों को इस तरीके से समझा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्रैक्टर आता है जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ओयांग की एंगेजमेंट को लेकर सभी बहुत ज्यादा खुश हुए रहते हैं, बट किसी को भी ये नहीं पता था कि ओयांग तो सीयू को पसंद करता ही नहीं है और वो ये एंगेजमेंट सिर्फ जबरदस्ती कर रहा है। दूसरी तरफ सीयू भी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे ऐसा लगता है कि उसने अपनी जंग जीत चुकी है, अब फाइनली ओयांग उसका हो चुका है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है। थोड़ी ही देर में ओयांग को कॉल आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो चुका है। ओयांग जैसे ही ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद वो भागकर वहाँ पर से ये सारी खबर अपनी मॉम और अपनी बहन को बताता है। जैसे ही वो तीनों ये सारी खबर सुनते हैं तो वो बिना कुछ सोचे समझे हॉस्पिटल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिया ओयांग और सीयू की एंगेजमेंट की पिक्चर देख लेती है और यही सब देखकर उसको रोना आने लग जाता है। थोड़ी ही देर में वो अपने डैड के सामने बैठकर रोने लग जाती है और अपने डैड से बोलती है कि डैड, अब आप जल्दी से उठ जाइए, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, मेरे साथ इस टाइम पर कोई भी नहीं है, हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? पहले चैन से ने मुझे धोखा दे दिया, अब जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो बेड पर लेट रखे हैं, और ओयांग भी मेरा भाई निकल गया है जिसके कारण मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूँ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? आई विश कि मैं सब कुछ चेंज कर सकती, बट ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। प्लीज अब आप कुछ भी करके जल्दी से उठ जाइए, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। जब वो इसी तरीके से रो रही होती है तभी वहाँ पर लीडो और वे आ जाते हैं। मिया जैसे ही उनकी आवाज सुनती है तो वो फटाफट से अपने आंसू साफ करती है और उसके बाद वो उन दोनों के पास चली जाती है। फिर लीडो मिया से बोलता है कि तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हम दोनों को एयरपोर्ट जाना होगा, कहीं ऐसा न हो हमारी फ्लाइट मिस हो जाए। और ऐसे ही कहकर लीडो वहाँ पर से चला जाता है। थोड़ी ही देर में लीडो के जाने के बाद वे मिया से कहती है कि तुम रो क्यों रही थी? ओयांग की वजह से। तुम टेंशन मत लो, हम भी ओयांग की एंगेजमेंट में नहीं गई तुम्हारी वजह से, और अब हमें ओयांग से ज्यादा लेना देना भी नहीं है, मेरे भैया तो उससे ज्यादा बात भी नहीं करते हैं, इसीलिए तुम्हें ओयांग के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और रही बात अंकल की, तो अंकल बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तुम इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे साथ चाहे कितनी भी सारी टफ सिचुएशन क्यों ना आ जाए, मैं और मेरा भैया तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे और हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ इसी तरीके से रहेंगे। थोड़े ही देर में ओयांग जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसके डैड का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो रखा है, जहाँ पर उनके रिकवर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। बट दूरन और उसका फ्रेंड बिल्कुल ठीक है, उनको ज्यादा चोट नहीं आई है, बट उसके डैड की किडनी खराब हो चुकी है, इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है उसके डैड को ठीक करने के लिए कि वो उनकी किडनी चेंज कर दे। डॉक्टर की बात सुनने के बाद ओयांग उनसे बोलता है कि आज तक मेरे डैड ने हमेशा मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है और अब मेरी बारी है कि मैं उनका साथ दूं, इसीलिए मैं उनको अपनी किडनी दूंगा। ओयांग की बातें सुनकर उसकी मॉम उससे बोलती है कि तुम एक बार दोबारा सोच लो, तुम अभी यंग हो, तुम्हारी आगे बहुत सारी लाइफ बच रखी है, क्या तुम अपने डैड को किडनी पक्का देना चाहोगे? ये सारी बातें सुनकर ओयांग उनसे बोलता है कि मेरे डैड ने आज तक मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, उन्होंने मेरे लिए हर वो चीजें की है जिससे मैं खुश हुआ हूँ, आज मैं उनकी लाइफ बचा
सकता हूँ तो मैं उनकी हेल्प क्यों नहीं करूंगा। जब वो इस तरीके से अपनी मॉम से बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और डॉक्टर ओयांग को बताता है कि उसका ब्लड ग्रुप उसके डैड के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं कर रहा है। ये सारी बातें सुनकर ओयांग कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है और अब हम क्या करें। तो डॉक्टर उससे बोलता है कि ये सब मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आप एक बार दोबारा से अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा सकते हैं। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर ओयांग उनसे बोलता है कि अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारा ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस मुझे अपने डैड जिंदा चाहिए, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करके उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। रोनन उन्हें अपनी किडनी दे सकती है लेकिन वो भी इस हालत में नहीं है क्योंकि उसके खुद ही एक्सीडेंट हो रखा है। ये सारी बातें सुनकर सियो डॉक्टर से कहती है कि एक लड़की है जो ओयांग के डैड को किडनी दे सकती है और वो लड़की कोई और नहीं है बल्कि मिया है। जैसे ही ओयांग ये सुनता है तो उसे लगता है कि वाकई में मिया उसके डैड की हेल्प कर सकती है। जिधर वो ये सब सोच रहे होते हैं उधर ही मिया एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है। तभी ओयांग लीदो को कॉल करता है और उसको सारी बातें बताता है। ये सारी बातें सुनकर लीदो मिया से कहता है कि तुमसे कोई लड़का मिलने के लिए आ रहा है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा। थोड़ी ही देर में ओयांग मिया के सामने आता है और उससे हेल्प मांगता है। ओयांग की बातें सुनने के बाद मिया उससे बोलती है कि ओ चालिंग सिर्फ तुम्हारे डैड नहीं है बल्कि मेरे भी डैड है, उन्होंने मुझे भी जिंदगी दी है, इसलिए मैं उन्हें अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ। मिया की बातें सुनने के बाद ओयांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों ही भागकर वहाँ पर से चले जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।